गुज़श्ता रात बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला दहशतगर्दों के हमलों से गूंज उठे। मूसा खेल के इलाके में 23 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर कत्ल कर दिया गया। एसएसपी मूसा खेल के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने बैनो सुबाई शाहरा पर नाका लगाया, ट्रकों और मुसाफिर बसों से लोगों को नीचे उतारा और शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब से बताया जा रहा है। दहशतगर्दों ने कत्लेआम करने के बाद 10 गाड़ियों को भी आग लगाई और फरार हो गए। कल्लात में भी दहशतगर्दों ने हल्ला बोला और फायरिंग करके पुलिस और लेडीज एहलकारों समेत 10 अफराद मौत के घाट उतार दिए। एसएसपी कल्लात के मुताबिक फायरिंग से पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर, 4 लेडीज एहलकार और 5 शहरी जाँ बहक हुए। दहशतगर्दों की जानिब से बुज़दिलाना हमलों का हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया और जवाबी फायरिंग में 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इन वाकयात का सख्ती से नोटिस लिया और कहा कि मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कतन कबूल नहीं। मूसा खेल वाक़े के जिम्मेदार दहशतगर्दों को सजाएं जरूर दी जाएंगी। मुल्क भर में अचानक दहशतगर्द कार्रवाइयों में यूं इजाफे पर सबको तशवीश है। तहरीक इंसाफ के दौर में जब कभी मुल्क में दहशतगर्दी होती थी तो एक बयानिया बनाया जाता था कि जैसे ही नवाज शरीफ पर सख्ती बढ़ती है तो मुल्क में दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। तब सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी शुरू हो जाता था। हर बुरी चीज को जानबूझकर नून लीग की तरफ मोड़ दिया जाता था। ये नाम नेहाद सियासत तो आज भी की जा सकती है। कहा जा सकता है कि बानी पीटीआई के जेल में मौजूद सहूलतकारों और फैज हमीद पर हाथ डालने के बाद मुल्क भर में दहशतगर्द कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। मगर मौजूदा हुकूमत की जानिब से अब तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया जो कि एक मुस्बत बात है। इससे जाहिर होता है कि मौजूदा हुकूमत का फोकस सियासत नहीं, सिर्फ और सिर्फ रियासत है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद मेहमान हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल कादिर मंदोखेल साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरे साथ बने हुए हैं जी वेरी ऑनरेबल बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, वन ऑफ दोज फाइनेस्ट डेज जब वो मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन किए हुए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब PTI के रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने आमने सामने हों इन अ स्टूडियो तो शो की इंटेंसिटी और डिस्कशन की इंटेंसिटी क्या होगी। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमें। और इख्तियार वली साहब, ऑफ कोर्स अगर हुकूमती बेंचेस से इख्तियार वली साहब बैठे होंगे और वो अपना मुकदमा पेश कर रहे होंगे तो मुझे नहीं पता कि आज के शो में मैं कैसे रोक सकती हूँ या क्या सवाल कर सकती हूँ। लेकिन एक सवाल जो मैं, आप, हम देखने वाले, हम सब देखना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों के अंदर हमने जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखी एक्चुअली पिछले 24 घंटे में एग्जैक्टली कि गुज़श्ता रात से जो बलूचिस्तान है उसके मुख्तलिफ अजला में इतनी दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई हैं, हमलों से गूंज उठा है सारा का सारा। बल्कि 23 मुसाफिर गाड़ियों से उतार कर शनाख्त करके लोगों को उनको मारा गया है। इतनी बर्बरियत का मुजाहिरा किया गया है। इख्तियार वली साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी। एक रात में इतनी कार्रवाइयां, क्या आपको लगता है कि इसका कुछ ताल्लुक पॉलिटिकल सिचुएशन से है कि इमरान खान साहब जेल में है? चलें जी, वो तो 1 साल से ज़ायद जेल में है, लेकिन जब से उनके सहूलतकारों पर हाथ डाला गया है, जब से उनके सहूलतकारों को पकड़ना शुरू हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कार्रवाइयां कहीं ना कहीं उस वजह से ज्यादा बढ़ गई हैं ओवरनाइट विद इन 24 आवर्स? थैंक यू वेरी मच बीनश। देखें, सबसे पहले तो मैं उस पर इस तरह कमेंट करना चाहूंगा कि ये जिन्होंने ये हरकत की है ये मजमूम हरकतें हैं, और ये वो हरकतें हैं कि ये आप सिर्फ पाकिस्तानियों पर नहीं, इसको मैं समझता हूं कि आप पाकिस्तान पर वार है। ये पाकिस्तान पर वार किया गया है और ये चैलेंज किया गया है कि पाकिस्तान की रिट को हम चैलेंज करते हैं। तो देखते हैं कि अब इनमें कितना दम है और रियासत पाकिस्तान में कितना दम है। जहां तक इन कार्रवाइयों की बात है तो बलूचिस्तान में हल्की फुल्की कार्रवाइयां हर दौर में ये चलती रहती थी, लेकिन फिर ये चीजें नॉर्मल हो गई थी, ऑलमोस्ट ये खत्म हो गई थी। लेकिन पिछली जो दोहरी हुकूमत थी, आपने देखा होगा कि उसमें ये ट्रेंड बना था जो PTI की गवर्नमेंट थी कि लोगों को बसों से उतार कर उनको लाइन में खड़ा करके उनका, मैं ये समझता हूं कि मैं फिलहाल वक्त से पहले किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन ये समझते हैं कि ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि जिन सहूलतकारों पे हमने हाथ डाला है कि क्या इनकी कड़ियां वहां पे जाके मिलती हैं। एंड ऑब्वियसली माजी में जितने ऐसे केसेस हुए हैं इसकी कड़ियां फिर हिंदुस्तान से भी जाके मिलती थी और इजराइल से भी जाके मिलती थी। तो अभी बिफोर कोई वक्त से पहले कोई बात मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। जरा इसको प्रोब करने दे, जरा चेक कर लेने दे। अभी मैं टीवी देख रहा था कि
मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जितने ये हमारे इनोसेंट शहरी, पाकिस्तानी शहरी ये शहीद हो गए हैं, साथ ही साथ पाक फौज के और सिक्योरिटी फोर्सेस के दर्जनों जवान भी शहीद हुए हैं। तो ये वो बातें हैं जब रियासत कहती है कि हमने ऑपरेशन करना है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आपने ऑपरेशन नहीं करना। राइट। आप ऑपरेशन से रोककर ऐसे सहूलतकारों को और ऐसे किरदारों को सपोर्ट करते हैं, आप इनफैक्ट उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर रियासत कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कबायली बेल्ट है वहां पे ऑपरेशन होना चाहिए, वहां से फैसिलिटेशन हो रही है, बलूचिस्तान में फैसिलिटेशन हो रही है, तो कौन होता है जो वो कहता है कि नहीं, ये ऑपरेशन नहीं होने देंगे? फिर यही पीटीआई थी, फिर यही अली अमीन गंडापुर साहब थे, इनकी जमात थी कि हमारी लाशों के ऊपर ये ऑपरेशन होगा। हालांकि ऑपरेशन मींस उन लोगों के खिलाफ जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, अवाम के खिलाफ साजिश करते हैं, इस चौक में धमाका, उस चौक में धमाका, पुलिस पर अटैक, फौज पर अटैक, आपके दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक। तो क्यों इनको तकलीफ क्या होती है कि ये इन ऑपरेशन की मुखालिफत करते हैं? मेरे ख्याल में दिस इज द हाई टाइम कि अब किसी भी चीज को, किसी भी पॉलिटिकल मसलहत को बालाए ताक रखकर ये ऑपरेशन करने जरूरी है। राइटली सेड। मैं बैरिस्टर तैमूर मालिक साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगी। एक तो सबसे पहले बैरिस्टर साहब, एक तो ये परसेप्शन एक क्रिएट हो गया है और ये परसेप्शन पीटीआई ने क्रिएट किया था। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो इमरान खान साहब बहुत बुलंद होकर के, बुलंद आवाज़ में, बहुत दलेरी से ये बात कहा करते थे बगैर किसी इफ एंड बट्स के कि अभी नवाज शरीफ के ऊपर बुरा वक्त आया है, या नवाज शरीफ जेल में चले गए हैं, या नवाज शरीफ के ऊपर केसेस हो रहे हैं, या कोई भी अगर नवाज शरीफ का बुरा वक्त चल रहा है तो मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी शुरू हो जाती है और जी बॉर्डर के ऊपर भी टेंशन शुरू हो जाती है। मैं इसे सिर्फ यही कहूंगी कि ये तो माजी आपके सामने आ गया, आपका कहवा आपका सामने आ गया, क्योंकि अब ये आपके बारे में कहा जा रहा है कि भाई इमरान खान जेल में क्या गए, उनके सहूलतकार पकड़े क्या गए, जेल का अमला क्या पकड़ा गया, कि ये तो पाकिस्तान के अंदर भी मसाइल शुरू हो गए और बॉर्डर के ऊपर भी टेंशन शुरू हो गई। अब ये देखें ना, ये हसीन इत्तेफाक है ना कि बलूचिस्तान के अंदर एक हमला हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, एक इवेंट हुआ, बहुत ही हॉरिफाइंग इवेंट हुआ, और सबसे पहला जो रिएक्शन आता है वो केपी के गवर्नमेंट की तरफ से आता है, केपी के तर्जुमान का आता है कि जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। देखें जी, मैं पहले तो ये बात करूँगा कि जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए बुरा है, पाकिस्तान की आवाम के लिए बुरा है। ये कोई पंजाबी और बलोची का मसला नहीं है। ये ना हक पाकिस्तानी कलमा गो जो हैं वो मारे गए हैं इस वाक़े के अंदर, और इसकी सिर्फ मजम्मत नहीं करनी चाहिए। मैंने तो ख़ुद भी इसके ऊपर ट्वीट की थी कि आहनी हाथों के साथ स्टेट को विद इट्स फुल माइट इसको कब करना चाहिए। अब ये अफसोसनाक बात यह है कि अभी नेशनल मीडिया पे बैठ के जिस तरह इख्तियार वली साहब ने बात की है, दूसरे भी हुकूमत के जो तर्जुमान हैं वो इसको फिर एक सियासी रंग दे के उस तरफ लेके जा रहे हैं। हम तो खुद ये कह रहे हैं कि जो चीज़ ये है, जो मामला है, जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका साथ देने का क्लेम कर रही हैं, बलोची ऑर्गेनाइजेशंस, वो बलोचिस्तानी अवाम के भी मुखालिफ हैं। उनके साथ बिल्कुल आहनी हाथों के साथ निमटना चाहिए और प्रॉपर तरीके से स्टेट के वसाइल उस तरफ लगने चाहिए। हम यहाँ देखते ये हैं कि अगर ये फिर सियासी बात कर रहे हैं तो मुझे भी मजबूर कर रहे हैं कि मैं ये बात करूं कि पूरे पाकिस्तान में, ख़ासतौर पंजाब में, आपने पिछले साल 1.5 साल के अंदर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों का इस्तेमाल सिर्फ एक जमात के कायदीन और वर्कर्स के ख़िलाफ़ किया है। आपने एक्चुअल टेररिज्म के ऊपर तो पिछले 1.5 साल में कुछ किया ही नहीं है। आप अपनी अदालतों में जाके देख लें, वहाँ आपको सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक लोग नज़र आएंगे, असली दहशतगर्द तो आप पता नहीं कहाँ हैं। सो हमें ये कानून का और लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेटर्स का जो हमने गलत इस्तेमाल हुआ है 1.5 साल में, वो नहीं होना चाहिए। ये इंसदाद दहशतगर्दी के हमारे वसाइल और अदालतें जिस काम के लिए हैं उसके लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, और वो इस तरह के मामलात हैं, इस तरह के वाक़यात हैं। आप रहीम यार खान में जो हमारे नाहक पुलिस एहलकार मारे गए और उसके फ़ौरन बाद अब ये बलूचिस्तान का जो मूसा खेल का वाक़या है, इनकी इंसदाद के लिए हमें बिल्कुल यकजहती से इसके ऊपर काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने की है कादिर मंदुखेल साहब। बैरिस्टर साहब तो खुद कंडेम कर रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि हम मिलकर इस बारे में काम करेंगे। तो फिर ये बात कहाँ से आ रही है कि बानी पीटीआई और जनरल फैज पर जब से बुरा वक्त आया है मुल्क में दहशतगर्दी क्यों शुरू हो गई? ये कौन लोग हैं जो ये इस तरह के सवालात उठा रहे हैं? देन वेयर दिस डिस्कशन इज कमिंग फ्रॉम? नहीं जी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि हुकूमत की चमचदरी करूँ, अच्छी अच्छी बातें करूँ, लेकिन क्या करूँ, मजाज ही नहीं है ऐसी बात करने का।
आप मुझे बताओ कि 12 पुलिस वालों को शहीद करना, 10 को जख्मी करना, और एडिशनल आईजी पंजाब, जनूबी पंजाब को कामरान खान नाम है, उसने कहा ये डाकू सिंध से आए थे। अब आप मुझे बताओ, अगर मुल्क में आपके ऐसे जाहिल अफसरान बैठे हों तो आप उसके ऊपर क्या कमेंट्स करेंगे? मतलब डाकू सिंध से आ गए तो सिंध जिम्मेदार है? आप किस खेत की मूली हो जो वहां बैठे हो, अरबों रुपए ले रहे हो, बख्तरबर्ग गाड़ियां, ये कहां थी आपकी? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि कोई एक कम 40 लोग शहीद हुए कल रात। ये कोई अफगानिस्तान से हमला हुआ है, ये कोई रूस से हुआ है, ये कोई हिंदुस्तान से हुआ है, ये इसी मुल्क के अंदर से हुआ है। तो जब अंदर से हुआ है तो हमारा इंटेलिजेंस कहां है? आप मुझे बताओ, हमारे इंटेलिजेंस अदारे को कारकर्दगी कहां पर है? वो जरा सवाल नहीं पैदा होता है। आपने जिस शख्स को वजीर दाखिला बनाया, उसने दाखिला को भी तबाह कर दिया, उसने क्रिकेट को भी तबाह कर दिया। तो आखिर ऐसी क्या चीज है, कौन से सुर्खा पे पर लगे हुए मोहसिन नकवी के, जो आप इतनी बड़े उठे थे और दोनों में नाकाम रहे? ये क्या कहना हम मुकाबला करेंगे। सॉरी कादिर भाई, मैंने क्या सुना? आप मोहसिन नकवी साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? वो जो जरदारी साहब के बच्चे हैं, आप क्या, मैंने सही सुना क्या? मुझे ज्यादा तंग न करे। मैं मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूँ कि उसने दाखिले को भी तबाह किया है, उसने क्रिकेट को भी तबाह किए है, और पता नहीं क्या सुखाब के पर लगे हुए कि इस शख्स को नवाजा जा रहा है। सवाल ये है कादिर भाई, मैं तो आपको तंग नहीं कर रही है, लेकिन आपके इस जो पॉइंट ऑफ व्यू से ना, पता नहीं आपकी पार्टी ना कहीं तंग हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि मोहसिन नकवी साहब तंग हो जाए, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। जी देखिए, मैं तो यही चीज मैंने शुरू में कहा कि मैं अपने मिजाज से जो है ना वो अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मेरे मिजाज ऐसी है, नहीं कर सकता, मैं चमचगरी नहीं करता हूँ, चाहे वो जिसके लिए मुझे कितनी सजा भुगतनी पड़ी, मैं भुगतता आ रहा हूँ, ऑलरेडी भुगतता आ रहा हूँ। जो जनरल इलेक्शन में मेरे साथ हुआ, जो जनरल फेज ने मेरे साथ माजी में किया, जो फिर इस इलेक्शन में मेरे साथ हुआ, तो वो तो दुनिया ने देख लिया तमाशा। लेकिन मैं ये कहूंगा, मेरी तहरीक इंसाफ से लाख इख्तलाफ, और आपने देखा भी, मैं कभी रियायत देता भी नहीं हूँ, जी। लेकिन इन चीजों को फिर उनसे जोड़ना मैं ये भी मुनासिब नहीं समझता हूँ कि हाँ, जनरल फेज नेटवर्क, दहशतगर्द नेटवर्क जरूर उसने सियासत में इस्तेमाल किए। मैं आपके सामने विक्टिम बैठा हूँ, जो मेरे साथ जनरल फेज ने किया वो तो आप टीवी पे बैठ कहता आ रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि इन सारी चीजों को लेके हम एक कौम क्यों नहीं बनते? हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ क्यों नहीं होते? हम गलत को गलत क्यों नहीं कह सकते? आप मुझे बता, तो हर चीज हम अच्छा कहते हैं, हर वक्त हम कहते हैं बस हम निपटेंगे। आपको पता है थाने पे कब्जा किया उन्होंने, वहां पे आसपास गाड़ियों को तबाह कर दिया। तो ये कहां से आ गए? पैराशूट से उतर गए हिंदुस्तान से? कहां से आ गए? ये इसी मुल्क में नहीं थे? तो ये जब इसी मुल्क में थे और ये प्लानिंग कर रहे थे, तो हम कहां थे? तो सवाल ये है, बड़ी एक वो है, और आज जमाना हो गया, इतना अरसा हो गया, 77 साल हो गए, हम दहशतगर्दी पे काबू ही नहीं पा सकते। ये क्या है दहशतगर्दी? कोई जिन्न है? ये क्या चीज है जो अरबों खरबों रुपए हम खर्च करते हैं, उसके ऊपर ये खत्म नहीं होता है, और एक बटन की तरफ वो ऑन हो जाता है और ऑफ भी हो जाता है? क्या चीज है ये एक अलमिया है, ये हमारे लिए सोचने का मकाम है, बल्कि डूब पड़ने का मकाम है। ये इख्तियार वली साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, आप जरा रिस्पॉन्ड कर दें, क्योंकि कादिर मंदोखेल साहब ने पीटीआई के ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, उनको तो मैटर ही नहीं कर रही है इस टाइम पे पीटीआई, वो सारी तोपों का रुख आपकी तरफ है। नहीं जी, आप वैसे ही इसको तोप कह रहे हैं, ये तो फ्रेंडली फायरिंग है, दोस्ती है, प्यार है, मोहब्बत है, आपस में गिले शिकवे हैं। मुझे देखकर कादिर मंदोखेल नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा? और मैं कादिर मंदोखेल को नहीं सुनाऊंगा तो किसे सुनाऊंगा? ये जो बातें कर रहे हैं, कुछ बातें इनकी दुरुस्त भी हैं, कुछ काम हमारे पार्ट पर ऐसे हैं, जिस तरह इन्होंने आईजी पंजाब की बात की, ही इज वेरी राइट। भाई डाकू सिंध से आए, बलूचिस्तान से आए, पंजाब से आए, खैबर पख्तूनख्वा से आए, डाकू होता है और आईजी उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। सो यहाँ तक मैं कादिर मंदोखेल की बात को एंडोर्स करता हूँ, बाकी बातों पे मैं इनसे बात कर लूँ। आप ब्रेक पे जाइए फिर आइए। नहीं, आप बात मुकम्मल कर लें, मैं ये पूरा चैप्टर खत्म करके फिर मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत से मसले मसाइल हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। देखिए, सीधी बात यह है कि एक तो डाकुओं वाला मसला जो है ना, कच्चे का इलाका जी, ये जब मैं कच्चे के डाकुओं की बात सुनता हूँ तो मुझे हंसी भी आ जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में हमने पक्के के डाकू देखे जी। यहाँ पर एक वजीर है शकील
खान साहब, उन्होंने कुछ दिनों पहले इस्तीफा दिया था। ओके। और उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर करप्शन के वो इल्जामात लगाए कि अल्लाह माफी दे। वो मतलब बंदा सुने तो बोले कि यार इसके बाद अब होगा क्या कि एक चीफ मिनिस्टर डीसी से लेकर सेक्रेटरी की तैनातों में करोड़ों रुपए लेता है। एक चीफ मिनिस्टर जहां बैठकर सूबे का जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो वहां पर अपने कैबिनेट में जिन वजीरों को बिठा के बैठा है उनसे 15 और 20 करोड़ रुपए उसने लेके बैठे, और फिर उस वजीर को सैक किया जाता है, उसको बरतरफ किया जाता है। और फिर अफसोस की बात यह है कि उसके इल्जाम इस पर, इसके इल्जाम उस पर, तो एक को फारिग कर दिया, दूसरा किस तरह बैठा है। मैं तो आज मैंने इस पे स्टेटमेंट भी दी है। मैंने पूछा कि भाई अगर वजीर को फारिग किया गया है करप्शन के इल्जाम में तो फिर तो चीफ मिनिस्टर को भी फारिग होना चाहिए। आप पूछे ही नहीं कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं क्या। आप ये जो सूबा है, वो बड़े तगड़े चीफ मिनिस्टर है, वो नहीं फारिग होते इख्तियार वली साहब। ये आपका ख्वाब और ख्वाहिश तो हो सकती है, ये बैरिस्टर साहब आपको बता देंगे। बैरिस्टर साहब फारिग होते हैं आपको लगता है? देखें जी, आपने सवाल इनसे कुछ पूछा था, ये जवाब किसी और तरफ ले गए। इनसे पूछना तो ये चाहिए कि जो मंदोखेल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इसका सारा जो बोझ है वो तो वजीर दाखिला को उठाना चाहिए, बाकी इदारों को उठाना चाहिए। इंटेलिजेंस फेलियर है आपका। इनसे सिर्फ आप ये पूछ लें कि वजीर दाखिला इनमें से किसकी जमात के हैं। आज तक तो हमें तो ये भी क्लियर नहीं है कि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, ये बोझ उसको उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। वो मैंने बता दिया, वो मैंने उनको जवाब दे दिया है कि जो वजीर दाखिला के पार्ट पे नेग्लिजेंस है बिल्कुल वो है, जो आईजी पंजाब के पार्ट पर है वो उन पर है, जो आईजी सिंध का है। तो ये कच्चे का इलाका भी कोई आज का नहीं है, और जो कच्चे में हो रहा है वो भी आज से नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, अडियाला जेल में जो हो रहा है ना, काउंटर करे। अच्छा, लेकिन जी। जो पक्के के डाकू इधर खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 12 साल से बैठे हैं, उनका भी कोई जिक्र करे, उनकी भी कोई फिक्र करे, जो करोड़ों रुपए का भत्ता डेली इकट्ठा करते हैं। अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। सूबा 1000 अरब रुपए का मकरूज हो गया था, आज 1250 अरब का मकरूज हो गया है। और इस सूबे पर मेरे ख्याल में टोटल 30 अरब रुपए का कर्जा था नहीं, तो उसकी भी कोई फिक्र करे। अच्छा भाई, आप उनको पक्के के डाकू कह रहे हैं, वो आपकी हुकूमत को पक्के के डाकू कहते हैं। हालांकि कच्चे के जो डाकू हैं ये एक बहुत सीरियस इशू है, एंड अक्रॉस ऑल द बोर्ड हमें जो है इसके ऊपर बड़ी सीरियस किस्म की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, उसको बड़ा सीरियसली एड्रेस करना चाहिए। मुझे अलाउ कर अब ये ब्रेक लेना, क्योंकि जो अडियाला जेल में जो सूरत हाल हो रही है ना, उससे इमरान खान साहब परेशान है। उसके पीछे कौन है और वो क्यों है इतने परेशान, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल कादिर मंदोखेल साहब, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब एंड इख्तियार वली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अब आप दोनों जो हजरात हैं ना, जो विंडो में बड़े प्यारे लग रहे हैं, एक इख्तियार वली साहब और एक कादिर मंदोखेल साहब, प्लीज़ आपने बड़ी खामोशी से बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब की गुफ्तगू सुननी है। नहीं हसन नहीं इख्तियार भाई, ये बड़ा सीरियस इशू है। मतलब नवाज शरीफ को ताना मिलता था कि उसको मच्छरों से डर लगता है, यहाँ पे अडियाला जेल के अंदर चूहों का बहुत बड़ा मसला है भाई। बुशरा बीबी को चूहे बहुत तंग कर रहे हैं, और उससे भी सीरियस मसला इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का है। बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब ने फिर से बोला है कि मुझे पहले भी 2 बार कत्ल करने की साजिश की गई। इसके अलावा जो बानी पीटीआई इस इल्ज़ाम को दोहराने के अलावा वो ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि जेल में चौथी बार मेरा अमला तब्दील हुआ है और खाना चेक करने वाला बंदा भी बदल गया है। अब ये जो उन्होंने जो ये इंकशाफ किया ना बानी पीटीआई ने कि खाना चेक करने वाला बंदा भी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वो मेडिवल टाइम्स में चली गई हूँ, कोई राजा महाराजा के टाइम पर चली गई हूँ, कि जब बादशाह सलामत के सामने खाना आया करता था तो एक शख्स चेक किया करता था कि जी बादशाह सलामत को खाना देना है कि नहीं देना। तो सर ये किसी तौर पर मुझे जुल्म की दास्तान तो नहीं लग रही? यानी ये जहर चेक करना कि एक मुलाजिम पहले चेक करे कि खाना जहरीला है कि नहीं है, बानी पीटीआई खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, आपको कुछ अजीब नहीं लगा, कुछ अटपटा सा नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। देखें, ये एक वाकई एक संगीन मामला है और इसको ये हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। जब नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर बाहर चले गए तो उस वक्त भी बात अदालतों ने यही पूछा था कि क्या आप जिम्मेदारी लेंगे अगर इनको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है। तो उस वक्त पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा और बाकी ने फैसला किया कि ठीक है, इनकी सेहत के साथ हम चांस नहीं ले सकते। इमरान खान साहब की जहाँ तक बात है तो ये तो इनके अपने मामलात जो हैं, इसीलिए इन्होंने इतनी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री रखी हुई है बाकी सारे मामलात किए हुए हैं अडियाला के, कि वो कहते हैं कि इमरान खान साहब
की ज़िंदगी को वहाँ पे ये कहीं पे भी पाकिस्तान में ख़तरात लाहक हैं। और उसकी वजह से ये कोई आज की बात नहीं है। अब जाहिर है एक प्रोसेस अडियाला जेल ने, जेल हुक्काम ने, पाकिस्तान की वजारत दाखिला और दूसरे इदारों ने बनाया कि जब से वो अंदर हैं कि उनकी वो पब्लिक में भी नहीं जा सकते, उनको नमाज ईद नहीं पढ़ने दी गई पिछली दोनों ईदों के ऊपर कि जी आपकी जान को खतरा हो सकता है इसलिए आप नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। साहब उसमें तो बोला कि वो तो पहले भी नमाज ईद नहीं पढ़ते थे और थोड़ा लेट भी हो गए। नहीं जी देखें ये बात नहीं है मेरी, आजम तो 11-12 बजे तक हम वेट ही करते रहते थे कि कब नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है जी, बिल्कुल उनको जब ये 7 मतलब बजे उठा के आजम सवाती साहब और दूसरों से मुलाकात करवा सकते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा उस पे मैं आती हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उस पे आती हूँ। लेकिन इसके ऊपर मैं ये कहूंगा तो एक चीज ये हो गई, ये कोई इमरान खान साहब का अमला नहीं है। ये जेल खाना जात के जो हैं महकमे के मुलाजिम हैं, एहलकार हैं, अफसर हैं और उस ड्यूटी पे वो अपने ड्यूटी अदा कर रहे हैं। तो जाहिर है अगर इंसान को ये पता लगे कि आपके मुसलसल आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको मुसलसल तब्दील किया जा रहा है, जिस तरह के हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनको जाहिर है अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक खदशात हैं और वो हुकूमत के अपने दिए हुए खदशात हैं, तो उसके ऊपर जाहिर है उन्होंने आवाज़ एक उठाई है। बैरिस्टर साहब आपने आज इस शो में ये साबित कर दिया कि आप वाकई में एक बहुत ही मंझे हुए लॉ एक्सपर्ट हैं, आप एक बैरिस्टर हैं, क्योंकि आपने कानूनी तौर पर तो बड़ी अच्छी बात की है। ये कादिर मंदोखिल साहब भी बिल्कुल कानून ये कहते हैं, लेकिन सर आपके जो बानी पीटिया है ना, वो तो कहते हैं कि वो उम्मत मुसलमा के सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने रियासत मदीना बनानी थी, तो वहाँ पे कानून से ज़्यादा मॉरल्स, अखलाकियात काउंट करती हैं। आप मुझे खुद बताएं, आपका एक पुराना मुलाजिम हो या आपका एक बॉडी गार्ड है या आपके साथ आप इधर स्टूडियो में आए, अपने ड्राइवर के साथ आए, अगर आपको पता हो कि इस खाने के अंदर जहर है, क्या आप अपने स्टाफ को, अपने ड्राइवर को, अपने मुलाजिम को वो चेक कराएंगे कि भाई ये जहरीला खाना पहले खाकर बताओ? क्या आपकी इखलाकियात इस चीज को अलाउ करेंगी? बात इखलाकियात की हो रही है बिकॉज लीडरशिप इज ऑल अबाउट मॉरल्स। आइन, कानून, ये सब तो बाद में आता है। मैं जी देखें, मैं इसका एक जवाब आपको फिर यही दूंगा कि ये कोई उनका ज़ाती अमला नहीं है या उनकी दरख्वास्त के ऊपर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। ये हुकूमत ने ही फैसला किया हुआ है कि तो फिर वो इस पे क्यों शिकायत कर रहे हैं? फिर वो शिकायत क्यों कर रहे हैं कि मेरा वो बंदा बदल दिया जो कि जहर वाला खाना टेस्ट करता था कि खाना ठीक है कि सही गलत है? खदशात का इजहार कर रहे हैं कि ये सब चेंजेस क्यों लाए जा रहे हैं और इतने सडन तरीके से क्यों लाए जा रहे हैं। और जिस तरह के मामलात इस वक्त चल रहे हैं, आप देखें हम किस तनाजुर में ये बात कर रहे हैं। एक जलसा जो है जो होना था, जिसकी इजाज़त पूरी हुकूमत ने दी हुई, NOC मिला हुआ, जगह का तयन हुआ हुआ, आखिरी मिनट पे वो जलसा कैंसिल कराया जाता है। नहीं, आप जुडिशल पैकेज लेके आ रहे हैं। नहीं, ये जुडिशल पैकेज लेके आने की इनकी बात है। 8 सितंबर बहुत दूर है, दिल्ली दूरस्त। ये अब ये तारड़ साहब आके कह रहे हैं हम कोई पैकेज नहीं लेके आ रहे। उम्मीद करते हैं कि ये कोई जुडिशल पैकेज नहीं लेके आ रहे होंगे, लेकिन इनके जो इरादे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेके आने के और ये बाकी सब मामलात को करने के, तो ये एक ऑब्वियसली इस सारे तनाजुर के अंदर इंसान को और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी ताकत जो है उसके लीडर जो जेल में बंद हो नाहक तरीके से, तो बिल्कुल सवाल तो उठते हैं। और लेकिन बैरिस्टर साहब सवाल ये भी उठता है कि 1 साल से ज़ायद इमरान खान साहब को हो गए हैं, ठीक है, जेल में। जो बानी पीटीआई हैं रोजाना की बुनियाद पर 2-2, 3-3 दफ़ा खाना खाते हैं। हर दफ़ा वो खाना चेक होकर के उन्हें दिया जाता है और चेक किसी मशीन से या किसी लिटमस टेस्ट से नहीं होता, वो एक फिजिकल इंसान चेक करता है। तो आज तक वो इंसान मरा तो नहीं है ना, जो कोई भी था। चौथी दफा चेंज हुआ, तीसरी दफा चेंज हुआ, अल्लाह ना करे। तो फिर ये बयानियां क्यों बना रहे हैं कि जी मुझे जहर दे करके 2 दफा मुझे जहर देने की कोशिश की गई? ये किस बेस के ऊपर खड़ा हुआ है बयानियां? देखें, ये कोई खदशात जो भी खैर वहाँ रिपोर्ट्स होंगी और जो बाकी खुद इन्होंने हुकाम ने जो बात की है कि उनकी जान को खतरात हैं, जिसकी वजह से इनके इर्द गिर्द किसी और को सेल भी नहीं दिया जाता, किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं होती। इनकी जो दूसरे कायदीन से या अपनी बेगम से भी जो मुलाकात होती है वो सिर्फ जिस दिन हेयरिंग होती है कोर्ट की अडियाला के अंदर, उस दिन मुलाकात होती है। तो इस तरह के हालात तो आपने खुद ये कह के हुकाम ने बनाए हुए हैं ना, उनको आपने ये तासुर दिया है, बारहा दिया है, पिछले साल से दिया है कि जी आपकी जान को खतरा है, ना आप ईद की नमाज पढ़ सकते हैं, ना आप किसी और से मिल सकते हैं, ना आप चहलकदमी कर सकते हैं, ना आप जेल के ग्राउंड में जा सकते हैं, ना जिम में जा सकते हैं, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। इसलिए आप बस अपने एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के सेल में रहें। ये वैसे जुल्म है इख्तियार वली साहब। एक तो बैरिस्टर तैमूर साहब अपना मसला बता रहे हैं, अपने बानी का मसला बता रहे हैं, आप हंस रहे हैं। ये तो जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। आपने पहले उनके सेल में चूहे छोड़े। नहीं सर, मुझे मुकदमा लड़ने दे, मैं मुकदमा आपके सामने रख रही हूँ। इख्तियार वली साहब, आपने चूहे छोड़े,
उसके बाद आपने अवनुमा कमरे में उनको रखा। क्या कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है आपको बानी पीटीआई से? देखिए, मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी ना, बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। जो बंदा जिसने कभी जिंदगी में ईद की नमाज ना पढ़ी हो, इसको पूरा बात फातिहा दुरुस्त नहीं है जी। पढ़ना मीडिया आता। के ऊपर उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद होंगी पिछली ईद की नमाजों की। भाई आप मुझे अब बोलने देना, बोले, आपने अपना बोले, मौकफ दिया, मैंने सुना, मैं बोले, आपको अपना मौकफ सर, दे रहा हूँ जो मेरी नॉलेज है। आप पता नहीं इमरान को कब से जानते हैं, मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो क्रिकेट खेलता था और मैं रावलपिंडी स्टेडियम में उसको देखने गया था और एक तमाशाई ने उसको वापस जाते हुए पवेलियन में उसको थपकी दी कि वेल डन इमरान, और इमरान ने अपना बल्ला घुमा के उसके सर पे दे मारा। मैं उस वक्त से उसको जानता हूँ। आई डोंट नो आप कब से चले, उसको जानते स्पोर्ट्समैन में तो ये हैं, एग्रेशन लेकिन होता ही है। ठीक है, ठीक है, अब आ जाए उस पर पॉलिटिकल पे। तो ईद की नमाज छोड़े, कभी हमने देखा कि वो जब वजीर आजम थे तो 3-3 दिन उनकी ईद की नमाज की भी तस्वीर नहीं आती थी। उनके लिए पता नहीं चौथे दिन या 5वें दिन कोई स्पेशल नमाजी होती होगी जो पढ़ते होंगे, उसकी तस्वीर पुरानी शाया कर देते कि नहीं जी नमाज पढ़ी है। जो ताहिरुल कादरी के साथ धरने में बैठ के उन्होंने ईद की नमाज पे किया था, वो सारी हरकत पूरी दुनिया को पता है। चूहों की बात बिल्कुल मत करें। राना सनाउल्लाह के सेल से जो 6x6 का सेल था, उससे बिच्छू बरामद हुए थे। और आपके लीडर तो बहुत ही तुरम खान है, वो तो बहुत बड़ा मौजे तुंग है और चिगुवेरा का भी वो बाप बनता है। वो तो बहुत बड़ा इनकिलाबी बंदा है, उसकी तो बहुत बड़ा उसका स्टेमिना है। पिछले 2 साल से इसके अलावा कोई मफरूजा हमने नहीं सुना कि आज मुझे जहर दिया जा रहा है, कल मुझे कत्ल किया जा रहा है, परसों मुझे फांसी किया जा रहा है, ये लोग मुझे मार देंगे, ये लोग मुझे जिंदा दफन कर देंगे, जिस तरह अबू जहल के जमाने में हुआ करता था। यार खुदा रसूल का वास्ता है, क्या हमें नहीं पता? ये मासियों की तरह, पुराने जमाने की मासियों की तरह जो मोहल्ले में लड़ाइयां कराती थी, उनकी तरह ये रोना धोना अपने लीडर को बोले बंद करे, मर्द बने और अब जेल काटे। और वो उधर वहां पर कोई शहजादे नहीं है, ना ही वो कोई शाही मेहमान है कि उनके लिए ये सामान मुहैया करो, वो सामान मुहैया करो। दूसरे तो अगर मुल्क के 3-3 बार वजीर आजम रहे हो, तो नवाज शरीफ का तो जी आज पंखा भी उतारेंगे और एसी भी उतारेंगे। और खुद आपको चाहिए देसी मुर्गे, इतनी मुर्गियां तो गिदड़ नहीं खाता जितना आपका लीडर खा गया है। उधर एसी चाहिए, उधर कूलर चाहिए, वर्जिश की मशीनें चाहिए। क्या आप हनीमून पर गए हैं? वहां पे खाना आपके पास आता है तो खुद से पहले किसी और को खिलाओ, इसमें जहर है तो कोई और मर जाए, आपकी जान की सलामती हो, बाकी पूरा पाकिस्तान मर जाए। बुशरा बीबी अलग एक ड्रामा है, वो एक अलग, अब वो कोई अफसानवी दास्तान है कि जी मैं नमाज पढ़ती हूँ तो ये होता है, नमाज पढ़ती हूँ तो चूहे आ जाते हैं। चूहा किधर नहीं होता? क्या बनी गाला में चूहे नहीं है? वो तो चूहों की आमाजगाह है, लाल बेगों की आमाजगाह है, कुत्तों की चिपकलियों की आमाजगाह है। आप कोई पेरिस से आए, आप कोई उधर से कोई मरीख से उतरे, हमें नहीं पता। इधर जितनी फैसिलिटीज आपको दी गई हैं, इमरान खान तो इससे डर्टी हालात में अपने बनी गाला में रह चुका है, उसकी जिंदगी अपनी थी कैसी? तो मत करें ऐसी बातें। 2 साल से यूथियों को और अपने इस जो इनका एक कल्ट टाइप इनका एक वो है, फॉलोइंग है, उसको इस बात पे लगाया। रोज सिंपैथीज गेन करते हैं कि जी मुझे, आज मैंने अभी देखा कि खान साहब फरमाते हैं कि जी मुझे अगर कुछ भी हुआ तो जनरल आसिम मुनीर और DGISI जो है तो वो मेरे जिम्मेदार। आज से 2 हफ्ते पहले ये उनको मिन्नते कर रहे थे कि मैंने अगर बात करनी है तो इनके साथ करनी है, तो पहले तो चेक कर लो कि तुम्हारा दोस्त कौन है, तुमने बात किससे करनी है, तुम्हारा दुश्मन कौन है। तुम्हारा इसकी तो सबसे पहले चीन का मॉडल लाएंगे, फिर तुर्की का मॉडल लाएंगे, बांग्लादेश का मॉडल लाएंगे। हर रोज इनके मॉडल चेंज होते हैं, हर रोज इनका किबला चेंज होता है, हर रोज इनका प्लान चेंज होता है। तो मत करें ऐसी चीजें, सबसे पहले अपनी सुइयां ठीक करें। आपकी सुइयां जो है ना वो पुरानी, वो बहुत पुरानी मॉडल की जो गाड़ियां होती थी, वो जो रोड पे चलती थी ना, तो वो 60 और 100 के बीच में यूं हुआ करती थी। तो देखने वाले को ये समझ नहीं आ रही थी कि ये अब गाड़ी 100 में जा रही है या 40 आपने में। बड़ा खुशी खुशी इस सवाल के ऊपर बड़ा अच्छा आपने अपना कथारसिस कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद अब ये जो आप चाय की चुस्की ले रहे हैं ना, आपको बड़ा सुकून इसका मिलेगा। कादिर मंदोखेल साहब, ये जो इख्तियार वली साहब का आपने अभी ये पूरा कथारसिस देखा है, जो वो पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या टेक है? क्योंकि बानी PTI ये कह रहे हैं कि उनके साथ जितनी सख्तियां जेल में हो रही हैं ना, इससे पहले कभी भी किसी के साथ नहीं हुई है, और वो इतनी ज्यादा सख्तियां हो रही हैं कि मुझे देख कर यूं लग रहा है कि उनकी काम पे टांग रही हैं।
अच्छा, बड़े दिलचस्प मैं तैमूर मलिक साहब को सुन रहा था और बड़ी जबरदस्त बड़े शो में इनके साथ बैठा हूँ। आज जिस तरह ये कॉमेडी खेल रहे हैं, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। ये वकील है, इनको ये नहीं पता कि ये वो अडियाला जेल में है, कोई इस्लामाबाद क्लब में नहीं है। कहता है कि उसको ईद की नमाज नहीं पढ़ने जा रहे। आपको पता है भाई, जेलों के अंदर जो मस्जिद होता है वो कैदी भी एक दूसरे पे अटैक करते हैं। मुझे अवल तो ये नहीं पता कि जेल के अंदर ईद की नमाज होती भी कि नहीं होती है, बाकी नमाजें तो होती है, मगर वहां कैदी एक दूसरे को भी मारते हैं। इस वजह से सिक्योरिटी के इशू होते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात वो ये कह रहे कि वहां जिम में नहीं जा रहे, तो किसने बोला कि जेल के अंदर जिम है? उसके तो अपने 8 कमरों का जिम उसके अंदर मौजूद है, जहां वो दूसरों का एसी उतरवा रहे थे वगैरह वगैरह। वो तो किशमिश और ये कूलर और टीवी और ये सारी चीजें, तो मैं 10 साल तक जेल कमेटी का हिस्सा रहा हूं, मुझे तो एक एक बैरक के रूल्स का पता है। गरीब आदमी की, यानी जहां बैरक्स में 100 आदमी आते होंगे तो वहां 400 डालते हैं। मुझे एक कैदी बता रहा था कि हम कन्वर्ट नहीं बदल सकते, इतने फिक्स बैठे होते हैं। और ये आपने खुद मीडिया में देखा, उसके इमरान खान साहब का जेल वो दुनिया ने देखा। सर अभी तो बानी पीटीआई को फ्रिज भी मिला है, अवन नुमा कमरे के अंदर फ्रिज भी दे दिया है सर। जी सर। मैं तो देखिए, जब चीफ जस्टिस ने उनको वीडियो लिंक के जरिए पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक सजा याफ्ता को मुखातिब करते हुए वहां पे इनको अलाउ कर दिए, तो बाकी चीज तो बेकार है सारी। अच्छा, फिर उसके साथ साथ ये कहते हैं चूहे, अवल तो ये इतला किसने दी है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं, पिछली पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट लॉजेस में, पिछली असेंबली में हमारे एक लेडी एमएनए को चूहे ने काटा, तो बकायदा न्यूज चली थी। और अभी पिछले हफ्ते पार्लियामेंट हाउस के अंदर चूहे थे। मेरा ऑफिस 2nd फ्लोर पे कराची पे, वहां चूहे आ जाते हैं, मैं हैरान हूं। वो कहते हैं पाइप के जरिए आ जाते हैं, गटर से निकल आते हैं वगैरह वगैरह। तो चूहे तो हर जगह होते हैं, लेकिन अब चूहों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि ये तो अभी काम जो उसने किया है तो जारी बात है वो भुगतना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ उसको याद नहीं रहा, जहां आसिफ अली जरदारी साहब की बहन आदि फरियाद तालपुर साहिबा को रात 12 बजे घसीट के अस्पताल से जेल के अंदर डाला। वहां खवातीन की इज्जत कोई नहीं थी। आसिफ अली जरदारी साहब ने 12 साल जेल में गुजारा, उसको थाने के अंदर तशद्दुद करके उसकी जबान काटी की पूरी दुनिया में तस्वीरें देखी है। उस वक्त किसी को खौफ नहीं है, किसी को ख्याल नहीं है। और फिर ये कहते हैं बेगुनाह है, तो सारे मुकदमात एक तरफ, ये वकील है, बहुत सारे इनके लोग जो है ना ये सवाल उठाते हैं अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कि एक ही मुद्दे का 10 FIR मिसाल क्यों काटती है। मैं अगर खुदा न खासा ये ऐलान करूं कि पाकिस्तान के थानों के ऊपर आप घेराव कर दो और वहां को नुकसान हो जाए, तो मिसाल 5000 थाने, कराची में 110 थाने, अगर 5000 थाने पाकिस्तान में, तो 5000 FIR मेरे खिलाफ कटेंगे। ये कानून है 109 के तहत, ये अच्छी तरह जानता है PPC। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, क्या इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि पेट्रोल बम हमने फेंके? वो तो फिर जुर्म कबूल है ना। जब उसने कहा पेट्रोल बम हमने फेंके, तो किस पे फेंके? हिंदुस्तान की फौज पे या रशिया की फौज पे या अमेरिका की फौज पे? पाकिस्तानी के पुलिस के ऊपर फेंके ना, ये तो जुर्म कबूल। ये भी जुर्म कबूल किए कि GHQ पे धरने का मैंने कहा। और ये भी पता है कारकुनों का, अगर मैं कोई जुलूस लेके जाता हूं और मैं बेनिस के खिलाफ 6 महीने से बोलता आ रहा हूं और मैं लोगों को बोलूं जाओ बेनिस के घर पे पुरअमन एहतजाज करें, तो क्या वो लोग पुरअमन एहतजाज करेंगे? क्या उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है जो मैंने भेजा है? एक तरफ मैं बेनिस सलीम के खिलाफ बातें करता हूं और फिर लोगों को बेचता हूं जाओ पुरअमन, तो पुरअमन रहेंगे। तो ये सारी चीजें तो आहिस्ता से हो रही है। जब से जनरल फैज गैंग पकड़ा गया नेटवर्क, ये अभी बताएंगे कि श्रीलंका मॉडल के ऊपर प्लान किसने किया है, बांग्लादेश मॉडल की प्लानिंग कौन करे थे। और फिर मैं एक छोटा सा वर्क करूं, मेरे साथ जो उसने किया इनकी एक MNA के लिए, जो मुझे टॉर्चर किए हैं, जो मुझे 1.5 घंटा अब से भेजा में रखा, मुझे MNA बनाने की, सेनेटर बनाने की, 15 से 20 करोड़ पे ऑफर देने की, और फिर आखिर में जब नहीं माना तो कत्ल करने की धमकियां, ये किसने दी है? ये जनरल फेज में मंदोखेल साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई सख्ती और कोई जुल्म नहीं हो रहा बानी PTI पे जेल में? देखिए इससे पहले भी बानी PTI और मोहतरमा ने ये बयान दिया था कि हमें जेर दिया गया। इनकी अपने जो पर्सनल मुलाजिम जो डॉक्टर है, डॉक्टर फैसल, उसने टेस्ट कराया तो वो तो झूठ निकले। और अभी पिछले दिनों में जो बुशरा बीबी साहिबा के जो नेटवर्क बता रहे थे उसके हवाले से कि वो एक फेक और नेटवर्क चला रही थी और एक फेक खबरें चला रही थी कि मुझे जहर दिया जा रहा है फलां को, ये तो सारे टेस्ट हो गए ना। फिर वैलिड पॉइंट है। फिर दूसरी बात है कि ये जेल के अंदर जो खाने की बात कर रहे हैं, ये जेल की वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जेल वाले खुद जो इंचार्ज होता है सुप्रिटेंडेंट वगैरह, वो खुद खाना चखते हैं।
ताकि किसी भी कैदी को कोई तरह जहरीला खाना न मिल जाए। और फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहरीला खाना अगर कोई देना चाहे तो मैं एक चीज बताऊं, वो तो घर से भी खाना आता था उसका, तो वो कौन चेक के कौन बनाता था। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, बुशरा बीबी को किसने कहा कि वो जेल चली जाए? उसको तो बनी गाला सब जेल कराते, वहां से तो वो कह नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। उस दिनों में मैंने कहा था पीटीआई के साथी मेरा साथ है, मैंने कहा बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जेल जेल होता है, इस्लामाबाद क्लब नहीं होता है। कि मलिक साहब जरा जेल के बारे में स्टडी करे और एक विजिट के तौर पे किसी भी पाकिस्तान की जेल में इतना लेक्चर दे दिया, आपने तो क्रैश कोर्स करा दिया उनको जेल के बारे में। तैमूर मलिक साहब बात समझ में आ रही, रिस्पॉन्ड कर दे, फिर मैं ब्रेक पर जाती हूं। ये क्रैश कोर्स आपको ठीक लगा? अफसोसनाक बात तो ये है, कादिर मंदोखेल काबिल इज्जत हैं और इनके साथ जो हुआ मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। एक ना सिर्फ सीनियर वकील हैं, मेरे सीनियर वकील भी, वैसे भी सीनियर सियासतदान भी हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इनके साथ 1.5 घंटा हुआ, हमारे कई दोस्तों के साथ 1.5 महीने भी हुआ, कई कितने कितने दिन कौन किस तहखाने में रहा, वो सब दास्तानें इनके भी दोस्त हैं, इनको भी पता है। वो किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। अफसोस ये है कि इन्होंने एक सिर्फ बानी पीटीआई को नीचा करने के लिए या उनकी किसी बात को झुटलाने के लिए इन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारे पार्लियामान से लेके हर इलाके के अंदर चूहे भी हैं, काटते भी हैं, कुत्ते भी मौजूद हैं। मतलब हम बुग़्ज़ माविया में इतना भी ना करें कि हम हर चीज़ को दूसरी डायरेक्शन में ले जाएं। और फिर ये बात जहाँ तक जेल की है जी, मैं तो साइफर केस में वकील था, बाकी भी कई केसेस में मैं अडियाला जेल बहुत अंदर आना जाना हुआ है, देखा है। वहाँ पे कम्युनिटी हॉल भी हैं, किसी भी बड़ी जेल में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। इनको तो कैद तन्हाई में रखा हुआ है। और किस चीज़ में रखा हुआ है? आप ये कह रहे हैं कि 109 की जो ईमा की बात होती है कि उसकी बेसिस के ऊपर 9 मई के ट्रायल्स के अंदर रखा हुआ है, या तोशा खाना की किसी वैल्यूएशन के ऊपर, प्राइस के ऊपर, घड़ी के ऊपर, या किसी और तोहफे की इशू के ऊपर आपने उन्हें रखा हुआ है। आपने उन्हें किसी मर्डर केस में अंदर नहीं रखा हुआ। आपने उन्होंने कोई संगीन ऐसा कोई जुर्म उनके ऊपर इस वक्त नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म जितने जेलों में रहे हैं, हमें भी पता है वो किस किस्म के कमरों में रहे हैं, वो बाद में जाके विजिट भी करते रहे हैं, और वहाँ पे किस किस्म के एसी लगे रहे हैं और क्या क्या चलता रहे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमने हर चीज़ जो भी उनके छोटे से सेल में चीज़ पहुंची है, सहूलत गई है, बार बार अदालतों से इजाज़त लेके गई। आखिरी चीज़ मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये विक्टिम ब्लेमिंग की हमें बात नहीं करनी चाहिए। इन्हीं के पिछले स्पीकर के ही लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने किताब लिखी थी इफ़ आई एम असैसिनेटेड। जो दूसरी हमारी एक साबिक वज़ीर आज़म थी, मोहतरम थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने ही लेटर लिखा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो इन अशखास की जिम्मेदारी होगी और ये होगा। सो बातों को उस तरफ तो लेके नहीं जाना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो और बाद में फिर कहें ओ ये तो हो गया। सो विक्टिम ब्लेमिंग किसी हाल में भी नहीं होनी चाहिए। मौजूद दोस्त हैं, इनको मंदोखेल साहब इसका जवाब आप दीजिएगा। मुझे वली साहब प्लीज एक ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद मैं आ रही हूँ, क्योंकि ये जो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है कि भाई आजम स्वाति की सुबह 7 बजे बानी पीटीआई से मुलाकात किसने कराई, कौन है वो, और फिर जो उसके बाद आजम स्वाति साहब ने एक एतराफ किया, और उनका एतराफ और इंकशाफ ये है कि जिसने भी मुलाकात कराई और जिसने भी सहूलतकारी कराई उसने तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एहसान किया है। ये कैसे एहसान हो गया, इसके बारे में बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। मेरे साथ मौजूद हैं जी इख्तियार वली खान साहब, बैरिस्टर तैमूर मलिक एंड कादिर मंदोखेल साहब। बैरिस्टर साहब, मैं आप ही से चाहती हूँ कि फाइनल कमेंटिंग का आगाज़ आप ही से हो जाए। ये आजम स्वाति साहब की जो सुबह 7 बजे मुलाकात हुई है, जिसके ऊपर अलीमा खान साहिबा ने भी बहुत शोर मचाया, आपकी पार्टी भी बहुत शोर मचा रही है, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। वो तो हमें ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि भाई बानी जो पीटीआई है उन से जलसा मंसूख कराना था, और ये आइडिया पूरा का पूरा जो फंडा है ये पीटीआई ही लेकर के उनके पास आई थी कि भाई अगर हमारी मुलाकात करा दी जाए तो हम जो जलसा है उसको मंसूख कर सकते हैं। विच मीन्स एंड विच प्रूव्स, जो इंकशाफ आजम स्वाति साहब ने भी बाद में किया, कि आप लोग तो ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक डील के साथ चल रहे थे। सिर्फ जलसा ही मंसूख कराया कि बदले में कुछ लिया भी है? पहली बात तो ये है कि डील किसने किसके साथ की होगी। ये देखें, इमरान खान साहब ने जलसे की कॉल दी, पुरअमन तरीके से हमने इंतज़ामिया को उसके लिए अप्लाई किया, हमें इस्लामाबाद से बाहर तरनौल की जगह का NOC दिया गया, वहाँ पे इंतज़ामात शुरू किए गए। एक पुरअमन जलसे का, धरने का नहीं, एक जलसे का प्लान था, और पूरे पाकिस्तान से अवाम वहाँ पर आ रही थी। सो ये जिस तरह बिल्कुल हम सब के लिए एक हैरानगी की बात थी कि सुबह जो है, मैंने जिस तरह कहा कि हम अक्सर जाते हैं और जिन प्रोसेस से गुजर के अंदर ले जाया जाता है वो तो एक पेन कागज़ तक चेक होता है, तो ये 7 बजे उठा के किस तरह मुलाकात करा दी गई। इतने ताकतवर तो आजम स्वाति साहब नहीं है इस दौरे हुकूमत के अंदर
कि उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया या किसी और ने और उनकी फ़ौरन मुलाकात करा दी गई। अगर ये ख्वाजा आसिफ साहब या जो भी ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने दरख्वास्त की और इसलिए करा दी गई, तो क्या उन्होंने कराई? मुझे लगता है इनको डर यही है कि जो इनको आपको क्या लगता है कि मुलाकात कैसे हुई है? मुलाकात देखें अंदर से ही किसी ने करके दोनों पार्टीज को उठा के बुला के और उनको ये कहा गया होगा कि आपको खान साहब बुला रहे हैं। नहीं, खान साहब को कहा तो गया है ना होगा बैरिस्टर साहब, सुबह 7 बजे, ये आप ही लोगों का क्लेम है। एक तो आप बात ना बहुत पीछे से 1857 से आप अपनी दास्तान शुरू कर लेते, पीटीआई का ये बड़ा प्रॉब्लम है सर। 1857 से आगे आ जाए ना, सबको पता है एनओसी कैंसिल हो गए। वो फिर हैशटैग क्यों चलाए थे कि जलसा तो होगा? एक आप वो इतनी पुरानी बात शुरू कर देते हैं ना, फिर आपने डील क्यों कर ली? आप बानी पीटीआई ने क्यों कहा कि हाँ ठीक है मैं मान जाऊं तो जलसा मंसूख कर दें? अवाम को एक रात पहले तक कौन का मुफाद नहीं था, उसी टाइम पे आना था। आपकी तो मुलाकातों वाले टाइम पर आपकी बैरिस्टर साहब आपकी पार्टी की प्ली ये होती है कि जी हमारा मुलाकात का टाइम सेट होता है, हमें इतना देर इंतजार कराया जाता है, फिर भी मुलाकात नहीं होती। अब 7 बजे सुबह जब मुलाकात का टाइम भी नहीं शुरू होता, पेशावर से उठाए बंदे को जो कि आजम स्वाति साहब है, उनको लेकर के आए अडियाला और वहां पे मुलाकात होगी। तो सर कोई ना कोई तो होगा ना, माने तो नहीं कि डीले कर रहे हैं आपके लीडर। तो मैं यही कह रहा हूं कि कुछ तो जो भी है, और आजम स्वाति साहब ने किसी का नाम नहीं लिया। इमरान खान साहब से अडियाला जेल में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि हंस के ये रहने दें। उसके ऊपर इनकी परेशानी बढ़ रही है बाकियों की कि ये क्या बातचीत चल रही है। लेकिन जो बात उन्होंने कही खान साहब ने और अलीमा खान साहिबा ने भी आके की कि देखें अगर उनको ये बताया गया कि खदशात हैं कि कुछ वाक़यात हो सकते हैं इस तरह की जगह के ऊपर, तो एक ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट में, अवाम के इंटरेस्ट में ये जलसा ना कराया तो जुमला आप जो भी नहीं बैरिस्टर साहब, मैं आपको बार-बार बैरिस्टर साहब कह रही हूं, लेकिन आप हरकतें तैमूर मलिक साहब वाली कर रहे हैं। आप ये बैरिस्टर साहब, ये आप रहने दे, कैसे लीडर हैं आपके जो कौम को बता ही नहीं सकते, ताने आप मारते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी को। रहने क्यों दें इख्तियार वली साहब, रहने क्यों दें? बताएं मुझे। अब आप मुझे नाम भी बताएं, आप क्यों नहीं बता रहे कौम को नाम? ख्वाजा आसिफ साहब एक बात क्यों बता रहे हैं, बाकी बात भी तो बताएं ना सर। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये अगर ले जाने वाले जो भी हैं, हाँ बकौल इनके ना कि इनको कोई जोर जबरदस्ती उठा के ले गया, आप लोग क्यों गए? आपका आजम स्वाति गया क्यों? आपका चेयरमैन गया क्यों? और फिर जलसा मनसूख करने का मैसेज क्यों लाए? और जब आप कहते हैं ना कि आपने तो बहुत बड़ी तैयारी की थी, जलसा तो होगा कि हैशटैग चलाते हो, वो जो तरनोल में आपने जलसे के लिए जगह पसंद की थी वो टोटल कितनी थी? बैरिस्टर साहब आप गए वहां पर? मैं बताता हूँ, वो 5 कनाल का प्लॉट है और पूरे पाकिस्तान से आपके लोग आ रहे हैं। अपनी तैयारी भी देख लें, जलसगाह भी देख लें, फिर अपने करतूत भी देख लें कि आपके आजम स्वाति साहब सुबह सवेरे क्यों जाते हैं। बात सारी ये है कि आपसे कुछ हो नहीं रहा। और दूसरी बात मैं आपको और बता देता हूँ, आप इसको सुन लें, मानेंगे आप नहीं। आपका लीडर जो है ना, वो कहता है, कोई भी उसके पास आजकल जाता है ना सरकारी बंदा, तो उसको कहता है कि यार 25 रुपए वाला स्टैम्प ले आओ, 75 वाला स्टैम्प पेपर ले आओ, 100 वाला ले आओ, 50 वाला ले आओ, मैं एग्रीमेंट के लिए तैयार हूं, मैं मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे जाने दो बाहर। उसका ये ख्याल था कि वो कहीं अंदर होगा तो कुछ बड़ा इनकलाब आ जाए। ये आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इख्तियार वली साहब कि आप अपना तज्जिया कर रहे हैं? व्हाटएवर, no whatever sir, if you are giving me this information, this is a big information and if this is your तज्जिया, then I'll let it go. अच्छा, अगर ये आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको बता कि इनका लीडर जो है वो आसिम मुनीर से और डीजीआई से मिलने के लिए इसीलिए मिलना चाह रहा था कि वो उनको कह रहा है कि मेरी गारंटी ले, मेरी जमानत ले, मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, मैं सियासत नहीं करूंगा और पाकिस्तान से बाहर बैठकर मैं अल्ताफ हुसैन की तरह रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशी तकरीर नहीं करूंगा। ये गुज़श्ता 1.5 महीने से इमरान खान की इख्तियार वली साहब आप ये कह रहे हैं, प्लीज अलाउ मी टू रिपीट इट इन अ वन लाइनर, आप ये कह रहे हैं कि जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट की है कि उनको मुल्क से बाहर जाने दिया जाए? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग सर? उनको सेफ एग्जिट दी जाए, वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की सियासत से रिटायरमेंट चाहते हैं, वो रिटायरमेंट का ऐलान करना चाहते हैं, ऑन कैमरा करना चाहते हैं, और वो अपने आसाब हो चुके हैं, अपनी हिम्मत हार चुके हैं। ये बाहर बेचारे जो है ये बैठे हुए हैं, ये कहते हैं कि जी कैदी बादशाह बन के निकलेगा। इनका दिमाग खराब है, ये पागल है। जो हकीकत है वो कुछ और है। वेल वली साहब, ये आपने यू हैव हिट अ बिगी, एक्चुअली दिस इज अ बिगी सर, दिस इज अ बिगी। हमारी क्रिकेट टीम तो कुछ नहीं कर पा रही है, आपने छक्का मार दिया सर। एक मिनट, एक सेकंड सर, मैं जरा डाइजेस्ट करना चाहती हूँ। जी सर, जरा सुन ले। जी सर, 26 अगस्त है, 26 अगस्त है, मेरी इस बात को नोट कर लें
और आप इसको आइंदा मुस्तकबिल में कोट करेंगे। जी कादिर मैंने बंदोखेल कहा- साहब, क्या आप इस चीज के बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि आपको हुकूमत ने एतमाद में लिया है कि अगर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बानी पीटीआई को सेफ एग्जिट दिया जाता है, आर यू प्रिवी टू दिस बंदोखेल साहब? जी बिल्कुल, बिल्कुल हुकूमत ने सहूलतकारी की है और हुकूमत की जगह मैं और आप होते तब भी करते हैं। अच्छा। इसकी वजह ये कि उस रात को जहां तमाम टीवी चैनल पे इनके लोग मेरे साथ बैठे हुए थे, 5 चैनल पे मैं बैठा हुआ था, तो ये सब कह रहे थे कि जलसा तो होगा हर हालत में। और मेरा ख्याल गालबन 8-9 बजे का टाइम था, तो उस वक्त खबर आई कि भाई एनओसी मंसूख कर दी गई। लेकिन जो पूरे पाकिस्तान से 5 कैनाल जमीन पे उन्होंने जलसा कॉल की थी, वहां न कुर्सी था, न टेंट था, न कुछ था। अगर हुकूमत एनओसी कैंसिल नहीं करती तो वो किस चीज पे जलसा करती थी? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि रात 1 बजे तक तो मैं न्यूज देख रहा था, कोई खबर नहीं थी जलसा कैंसिल होने की। सुबह जब मैं उठा हूं, यानी रात 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ये सहूलतकारी भी हो गई है और ये ख्वाहिश भी ज़ाहिर हो गया। ये पहले अली गंडापुर को रब्ता किया है, उसने इनकार किया है, फिर उसके बाद जाके आजम स्वाति को और गौर खान को रब्ता करके और 2-3 घंटे का सफर पेशावर से लेके वो अडाला जेल पहुंचे और जेल मैनुअल के मुताबिक 8 बजे से पहले जेल के दरवाजे खुल नहीं सकते हैं। तो 7 बजे यह सहूलतकारी हुकूमत ने की, बहुत अच्छा किया है। तो ये कि अगर मेरे और आपके खिलाफ कोई जलसा करे और हमसे दरखास्त करे कि बाबा मुझे फोन करने दे या मुझे किसी से मिलना दे, ये मैं जलसा खत्म कर दूंगा, तो हम देंगे। ये तो अच्छी बात है। तो मैं कहता हूँ हुकूमत ने अच्छी सहूलतकारी की, मगर ये सहूलतकारी हुकूमत ने कर दी है, मगर ये तो डील था, ये तो पीटीआई की तरफ से डील था कि बाबा आप पिशावर से किसी को बुला ले, मैं इनको बोल दूंगा। बड़ी बात कर दी भाई, पीपल्स पार्टी ने बड़ी बात कर दी, ये पीटीआई की तरफ से डील थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी बातें हम कल करेंगे, आज वक्त की कमी है, लेकिन मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आई सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज।